नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी बात। मित्र, आप सबके बात पर मैं भी आज हवाओं में बह गया हूं। जो हमारे देश में एक अतिरेक की बीमारी है, मैं आज अपने आप को उसे बचा नहीं सका। मतलब जो हमारे समाचारों में अतिरेक मतलब अति की बीमारी है कि अगर कोई एक घटना, दुर्घटना या कोई चीज हो जाती है तो सारे समाचार चाल वाले महीनों तक उसी को दिखाते रहते हैं। मैंने इस बात का विरोध भी किया था कि भाई रूस यूक्रेन का समाचार तो सब समाचारों पर है, भारत का अगर समाचार देखना हो तो कौन सा चैनल देखा जाए। और बड़ा लोगों ने उसको, किसी ने सराहा, किसी ने हंसा, कोई चिंतित हुआ, लेकिन ये मामला चिंतित होने वाला था। लेकिन मैं भी आज सोचा कि अब सब अगर यूक्रेन रूस पर ही बात कर रहे हैं तो मैं क्यों किसी और पर करूं। मैं भी आज यूक्रेन रूस पर बात कर रहा हूं। लेकिन जैसा कि मित्रों मेरा ये कहना होता है कि इस चैनल पर वही विश्लेषण दिखाई जाती है, बताई जाती है जो कहीं और नहीं होता है या कोई और उसको करने नहीं देता है या वो करना नहीं चाहता है। तो मैं अपने स्वभाव के मुताबिक मैं भी रूस यूक्रेन पर चर्चा करूंगा, लेकिन उस तरह की विविधता नहीं दिखाऊंगा, उस तरह की एक ही चीज को रिपीट नहीं करूंगा, एक ही चीज बेमतलब का पुरानी और बासी नहीं दिखाऊंगा जो आम समाचार चैनलों पर है। क्योंकि मेरा तो टैगलाइन है कि जो कहीं नहीं है वो यहाँ आपके चैनल पर है। तो मित्रों, आज मेरा मुद्दा है कि रूस यूक्रेन विवाद क्या अमेरिका के उकसावे का परिणाम है? अमेरिका अपना उल्लू सीधा कर रहा है, यूक्रेन को बहका करके रूस से बदला ले रहा है, या अमेरिका का अपना कोई हिडन एजेंडा है? दूसरा मुद्दा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इन दोनों में दोषी कौन और ज्यादा दोषी कौन? आज चर्चा इसी पर। इस तरह के विश्लेषण किसी समाचार चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। वहां तो ये मार दिया, वो फोड़ दिया, इसको कब्जा कर लिया है, ये नहीं हुआ कि दोषी कौन और ज्यादा दोषी कौन। मित्रों, सबसे पहले चर्चा करते हैं यूक्रेन का। यूक्रेन का चर्चा इसलिए कि यूक्रेन रूस के बनिस्बत बहुत छोटा देश है। मतलब यूक्रेन की हैसियत उतनी है जैसे भारत के सामने नेपाल की है। हाँ राजू, सुबह से बात। नेपाल जैसा की हैसियत में यूक्रेन रूस के मुकाबले बड़ा छोटा देश है। 1991 से पहले तक यूक्रेन रूस का हिस्सा था। यूएसएसआर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, जो संयुक्त रूस का एक सोवियत संघ का पार्ट था यूक्रेन, बेलसुरम, सब जो जगह आसपास की थी वो सब उसके हिस्सा थे। तो वो एक ही देश के टुकड़े बने, जैसे हमारे वैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश बना है। रूस के मुकाबले सैन्य शक्ति उसका बहुत कम है, रूस के मुकाबले क्षेत्रफल कम है, अर्थव्यवस्था कम है, सब कुछ कम है। उनमें कोई मुकाबला नहीं है दोनों में। तब है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति दीवार में सर मारने की गलती क्यों की? क्या उनको अपने सैन्य बल का या अपने आत्मबल का या अपने शक्ति का अंदाजा नहीं था? और क्या वो इस युद्ध का परिणाम नहीं जानते थे कि अगर रूस अपने पूरी शक्ति से आ जाए तो क्या हम 2 मिनट भी ठहर पाएंगे? क्या यूक्रेनियन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर रख देने से व्लादिमीर के बराबर हो गए? उन्हें शायद ये नहीं लगा कि ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है और वो व्लादिमीर पुतिन है। दोनों में अंतर है और ये अंतर बहुत बड़ी अंतर है। मित्रों, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नेगेटिव ये है कि वो अमेरिका के बहकावे में आ गए। अमेरिका ने नाटो देश से के द्वारा मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया था और बोला था कि आप रूस से लड़ जाइए, नाटो सेनाएं आपका मदद करेंगी, हम सैन्य बल से लेकर के आत्मबल तक आपका समर्थन करेंगे। और हुआ उसके उल्टे, उन्होंने अपना सिंगल फौज तक यूक्रेन में नहीं उतारा
और उतारते भी कैसे? रूस ने सीधा कह दिया था कि इस युद्ध में जो मददगार साबित होगा वो युद्ध में हिस्सा मान लिया जाएगा। रूसी सेनाएं उस पर हमला कर देगी और दुनिया में रूस से ज्यादा परमाणु हथियार किसी के पास नहीं है और अमेरिका से खुद बड़ी शक्ति है रूस सैन्य बल में, सैन्य तकनीक में, सैन्य साजो सामान में, सैन्य क्षमता में, सैन्य युद्ध नीति में। वो अलग बात है कि अमेरिका की तरह से हर जगह रूस चौधरी आर्ट नहीं करता, हर जगह की फटे में टांग नहीं डालता, लेकिन रूस की अपनी एक संयमित सेना है और सशक्त और शक्तिशाली सेना है अमेरिका से ज्यादा। रूस का अर्थव्यवस्था भी बढ़िया है और वो हर तरह से मतलब 20 है उसका पलड़ा अमेरिका के सामने। तो अमेरिका सीधे युद्ध में आने से डरा, कतराया और रूस ने सीधा सीधा कह दिया था कि जो इस हिस्से में आएगा, जो इसमें समर्थन में बयान तक भी देगा, वो युद्ध में हिस्सा मान लिया जाएगा। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर। मित्रों, तब सवाल है कि अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये बात की जानकारी थी कि अमेरिकी फौज बाहर से मदद देती, क्योंकि मैं नहीं समझता कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को अमेरिका का अफगानिस्तान में रात में मुंह छुपा करके भागने की जानकारी नहीं होगी। इतनी अपडेट तो होंगे। हम जैसे साधारण आदमी जिसकी कोई हैसियत औकात नहीं है, उसको भी पता था कि अमेरिकी सेनाएं रात में मुंह छुपा करके मुंह कम अंधेरे में चोर की तरफ से भागी। अपनी सारी साजो सामान छोड़ करके उनको भागना पड़ा, साजो सामान भी लेकर के नहीं भागे। मतलब उनकी स्थिति उस चोर की थी जो चोरी करने गया और अपना बंदूक भी छोड़ आया। अमेरिकी जहां जहां धरती पर गए वहां वहां शांति के नाम पर अशांति फैला के आए और उस राष्ट्र का नुकसान किया, मदद को नहीं किया। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस बात से अवगत नहीं थे। दूसरा, अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को युद्ध के शुरुआत के बाद ये बात की समझ आ गई कि भाई सेनाएं हमारी बाहर की कोई मदद नहीं कर रही है और मुझे अकेले के दम पर लड़ना पड़ा, तो फिर ज़ेलेंस्की को इतनी बड़ी मिस्टेक करने की क्या जरूरत थी? ज़ेलेंस्की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सैन्य लड़ाई नहीं है, वो सिविल को सैन्य में तब्दील करके लड़ रहे हैं। मतलब सिविलियन का शेल्टर लेकर के सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। ये कोई सेना नहीं करती, कोई राष्ट्र नहीं करता, ऐसे आतंकी लोग करते हैं। जैसे लीटे प्रमुख प्रभाकरण महिलाओं बच्चों को आगे कर देता था, फौज वाले बंदूक रख देते थे और उनके शेल्टर में लेकर के गोली मारता था और श्रीलंकाई सेना मार खा देती थी, मर जाती थी, लेकिन बच्चे पर फायर नहीं करती थी क्योंकि उनकी संयमित सेना थी। और इसी ट्रिक को लेकर के आगे बढ़ता रहा। फिर जी.आर. जयवर्धनों को जब लगा कि यार ये तो बात नहीं मानने वाला, तो बोला कि मैं मारो जो भी आए, तो वो अगले वाले फौज को मारा। तब जाकर के प्रभाकरण की मौत हुई। प्रभाकर जाते जाते महिलाओं बच्चों को आड़ लेकर के मरवा के गया। आप कह सकते हैं कि यूक्रेन के कानून के मुताबिक जो वयस्क लोग हो गए हैं उनको फौज की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्यता है। देश के बहुत सारे देशों में इस बात की बाध्यता है कि अगर आप वयस्क हो गए हैं तो आपको मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर लेना है। साल, 1.5 साल, 6 महीना, 2 महीना आपको मिलिट्री में सेवा करना है। जैसे इजराइल का है कि इजराइल का हर नागरिक फौजी है, उसे फौजी साजो सामान की ज्ञान और पूर्णतः ट्रेनिंग चाहिए। वो चाहे युद्ध में प्रोफेशनल मिलिट्री के रूप में रहे या न रहे, प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग का ट्रेंड जरूर होता है। तो उस तरह के लोग कभी युद्ध की ऐसी स्थिति आएगी तो वो फौजी बन जाएगा। ये आपका कहना ठीक है, लेकिन जो गुरीला वार की जगह छुपा हुआ वार में रूसी सैनिकों पर आप आक्रमण करेंगे तो प्रति आक्रमण में वो आक्रमण करेगी। फिर आप टीवी में क्यों बता रहे हैं कि सिविल सोसाइटी घायल हो रहा है, रेजिडेंशियल फ्लैट अपार्टमेंट पर गोलीबारी और बमबारी हो रही है, जबकि उसी में से बमबारी हो रहा है। तीसरा बात है कि अगर ज़ेलेंस्की को यह लगा कि अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, मेरी साजो सामान और मिलिट्री बेस पर रूस का कब्जा हो गया है, अमेरिका और नाटो सेना हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, तो उसने हथियार क्यों नहीं डाल दिया? क्योंकि कई बार बैक गियर लेने में समझदारी है। आप अपने लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको अपने हैसियत का जानकारी हो गया, आपके मित्रों की मदद की जानकारी हो गया कि आपको कौन मदद देगा। आप इस बात से जब अवगत हो गए तो फिर अपने लोगों को आग में झोंक देने की समझदारी कहां से आई? इस विषय पर जरूर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये समाचारों पर नहीं है। लेकिन बात एक तरफा हो तो ठीक नहीं है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एक बात की तो मैं जरूर तारीफ करूंगा। सिनेमा में वो विदूषक के रोल करता, मतलब कॉमेडियन है,
वो फिल्म के क्षेत्र के कॉमेडियन, जैसे हमारे यहाँ के असरानी और लोग जो हैं, महमूद साहब जिस तरह से थे, उसी तरह का वो हास्य अभिनेता थे। हास्य अभिनेता आगे आते आते आपको हीरो बनने की प्रयास करने के पीछे क्या मंशा था, क्या आपको रियल लाइफ का प्रभाव रियल लाइफ में दिखाने की अतिरेकता थी, मतलब अति उत्साह था, या आप वाकई बहुत मर्द आदमी हैं और फ्रंट से लीड करना तो लीडर का काम है। लीडर उसी को कहा जाता है जो फ्रंट से लीड करे मुसीबत के टाइम में। और इससे बड़ा मुसीबत क्या होगा कि आपके देश पर हमला हुआ है, वो भी रूस जैसे सशक्त सेना के साथ। तो इसमें अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फ्रंट पे आकर के लीड कर रहे हैं, अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो इस बात की तो तारीफ होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि राकेश परमार, तू एक जगह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के आत्मघाती निर्णय का दोषी ठहरा रहा है और दूसरे तुम उनके बहादुरी का गुणगान कर रहा है। दोनों बातें मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं तो स्टेटमेंट अधूरा नहीं जाए। मैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के युद्ध में भाग लेने का निर्णय को बिल्कुल बेवकूफाना मानता हूं। अगर वो हमारे यहाँ भोजपुरी में कहते हैं कि न्योता के भरोसे जग न ठहरे, मतलब इस बात पर जग नहीं किया जाता कि निमंत्रण में पैसा आएगा और उसी से हम ब्याह कर देंगे। आपको शुभ विवाह करने के लिए खुद की हैसियत होना चाहिए। निमंत्रण वाले मिले पैसे के ध्यान नहीं रखना चाहिए, वो कभी होता ही नहीं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की निमंत्रण में मिले पैसे से यह ठान दिए थे कि भाई नेटो सेना इतना मदद करेगी, रूस इतना करेगा, अमेरिका इतना करेगा, फ्रांस इतना करेगा, इंग्लैंड कह ही रहा है। तो सब लोग बात बहादुर थे, बयाने दे रहे थे, कुछ कर नहीं रहा था। और तो आपको इसमें युद्ध में जाना नहीं चाहिए था। और अगर गए और बाद में आपको परिणाम दिख गया कि आपके साथ कोई नहीं है, तो आपको वापस लेने से समझौता टेबल तो खुला हुआ है। और जब आप युद्ध में हार जाएंगे तो हारे हुए की शर्त क्या, हारे हुए की कोई शर्त नहीं होगी। उसका तो शर्त ये होता है कि जिस तरह से जान बकस वही मेरा, यही अगर करना था। मैं उसको बेवकूफी मानता हूँ। और मर्दाना बात ये कर रहा हूँ कि अगर उनके देश पर मुसीबत आ गई तो वो बजाय राजभवन में आराम फरमाने और मोबाइल और वीडियो पर लोगों को इंस्ट्रक्शन देने के बजाय वो मेन फ्रंट पर फौजी यूनिफॉर्म पहन करके बंदूक लेकर के उतरे हैं। इस बात की तारीफ होनी चाहिए। वो बेशक उनका युद्ध में भाग लेने का निर्णय गलत हो गया हो, ये ठीक है, लेकिन अब अगर आप युद्ध में उतर ही गए हैं तो आप हिम्मत से आइए, सामना करिए। मुसीबत का सामना करना मर्दों का काम है। और इस बात का मैं तारीफ करूंगा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मर्दाना काम किया है। वो बेशक बेवकूफाना हरकत हो, लेकिन अगर वो युद्ध में आ गया है तो फ्रंट से लीड करके अपने लोगों को मोटिवेट कराए। और ये मर्दानी सोच है। और उस सोच का परिणाम ये हुआ कि युद्ध में लोग यूक्रेन छोड़ रहे हैं और दुनिया में जो भी यूक्रेनियन कहीं भी रह रहे हैं, देश के दुनिया के किसी भी कोने में, वो अपने देश वापस आ रहे हैं युद्ध में भाग लेने के लिए और कह रहे हैं कि मैं युद्ध में भाग लूंगा। एक विजुअल में देख रहा था, 85-86 वर्ष के थे, बुजुर्ग आदमी है, दाढ़ी पकी हुई है, देखने से भी लग रहा है कि 80-85 का है। और वो जितने उनका शरीर का वजन तो उसे बड़ी भारी बंदूक लेकर के फ्रंट लाइन पर सामना कर रहे थे। तो ये हो सकता है कि यूक्रेनियन राष्ट्रपति के मनोबल को देखते हुए, उनको फ्रंट से लीड करके देखते हुए, उनके लोगों में एक उत्साह बढ़ा हो और वो फ्रंट से लीड कर मतलब युद्ध में उतनी समर्पण से भाग ले रहे हैं। और मित्रों, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ हौसला से जो विजय प्राप्त करेंगे या हौसला से जो मंजिल पाएंगे, वो काबिलियत और साजो सामान से नहीं हासिल हो सकता। क्योंकि आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी है, पुराने फौजी हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध हुई थी, पाकिस्तान के बाद अमेरिका का F-60 विमान था, उन्नत क्षमता थी, अमेरिका ने दिया था। लेकिन हमारे यहाँ उन्नत आत्मबल और साहस था, जिस वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के बनस्पत हमारे सेनाओं के पास उन्नत किस्म का हथियार नहीं था, लेकिन जो हमारे पास बेहतर था वो था उन्नत किस्म का आत्मबल। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आत्मबल। लोगों को कहा कि भाई कितना देर करोगे, हम खाएं, एक दिन नहीं खाएंगे, अनाज बचा लेंगे, अमेरिका परेशान हो गया था। तो वो एक युद्ध में काम आता है। तो अगर ये माना जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के लगभग मैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति से आग्रह करूंगा कि कृपया आप जितनी जल्दी हो सके अपने लोगों का जान बचाइए और युद्ध भूमि में युद्ध विराम एक तरफा अपने तरफ से युद्ध विराम का घोषणा कर दीजिए और रूस के बताए हुए शर्तों को मान लीजिए। क्योंकि आप रूस के सामने शर्त रखने के पोजीशन में नहीं है। वो पश्चिमी मीडिया चूंकि
रूसी मीडिया को दुनिया में बैन कर दिया गया है, क्योंकि समाचार चैनलों पर और सोशल नेटवर्किंग साइट पर पश्चिमी देशों का कब्जा है। मतलब जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब अमेरिकी कंपनियां हैं और अमेरिका के कहने पर यहाँ से समाचार हटा ली गई हैं। तो रूस क्या कह रहा है वो किसी को पता नहीं है और अमेरिका जो कह रहा है वो दुनिया को पता है। तो अब बताते जाइए कि 32 MiG-20 मार दिया, 9 उतना मार दिया, इतने फौजी मार दिए, वो कहते रहिए, दुनिया सुनती रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके 10,000 मारे हैं, ठीक है, आपका कितना मारा है ये भी तो साथ में बता दीजिए, ताकि हम लोग एवरेज मिला ले कि परसेंटेज कितना निकल रहा है, तब जाकर के समझ में आएगी। खैर, यूक्रेन के राष्ट्रपति गलत किए सही किए वो तो इतिहास बताएगा, लेकिन अपने देश को 20-30 साल पीछे ले गई, ये मैं बता रहा हूं। इसमें कहीं कोई माइक्रो साइंस नहीं है, कहीं कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा साधारण ज्ञान बता रहा है। अब आते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर ही है, एक का जेलेंस्की और एक का पुतिन। रूसी राष्ट्रपति का यूक्रेन पर हमला जायज या ना जायज? मित्रों, सबसे पहले हम भारत के लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा सोच है और हम इसी को मानते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं राकेश सिंह परमार भारतीय होने के नाते युद्ध को उचित नहीं ठहराऊंगा और जो युद्ध की शुरुआत करे मेरे लिए वो गलत है। उसका जितनी आलोचना की जाए, जितनी निंदा की जाए कड़ी और बड़ी शब्दों में, वो कम है। और मैं इसी बात पर जोर दे रहा हूं कि रूस ने युद्ध शुरू करके बहुत बड़ा गलती किया है, उसको नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए मैं पुतिन साहब को कोसूंगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको नहीं करना चाहिए था। यूक्रेन के राष्ट्रपति की पॉपुलेशन में वहां के लोगों का जान लेना कहां तक उचित समझा, क्योंकि गलती राष्ट्रपति ने किया है कि आपके साथ सीधी लड़ाई में उतर गया, लेकिन जो जाने वहां के फौजियों की गई है, आम नागरिकों की गई है, मेरे भारत का भी नागरिक वहां उसमें मारा गया है, उसका दोष क्या था? भारत का तो नागरिक यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहा नहीं था कि आप युद्ध में चले जाइए। और यूक्रेन में हार जीत से भारतीय नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बेचारे हमारे देश में नेताओं ने तिजोरी भरा हुआ है, मेडिकल की व्यवस्था इतनी लचर और बेकार है कि डॉक्टरी करने के लिए लोगों को यूक्रेन, रूस, फ्रांस और अलग अलग जगहों में जाना पड़ता है। तो उस मजबूरी में गया और जवान का क्या आया। लेकिन फिर भी रूस के राष्ट्रपति को यह हमलावर क्यों होना पड़ा, ये बात आपको 2 मिनट में समझा देता हूं, वीडियो लंबा नहीं करूंगा, बस 2 मिनट और। मित्रों, एक बात जानना चाहिए कि 1991 से पहले रूस की एक अलग स्टेटस थी, वो संयुक्त सोवियत संघ था, जिसमें ये सारे देश थे, ऐसे 5-7 देश और थे जो आजू बाजू के देश हैं। ये सारा सोवियत संघ का देश था। अमेरिका ने अपनी षड्यंत्रकारी नीति जो आज अपना रहा है, वो शुरू से, मेरा अपना मानना है कि अमेरिका इंसानियत का दुश्मन है। वो शांति कहीं नहीं देख रहा, उसको शांति से पता न क्यों घृणा है, नफरत है। वो समाज में शांति नहीं देखना चाहता, 2 देशों में शांति नहीं देखना चाहता, एक देश के अंदर भी शांति नहीं देखना चाहता। उसका काम है वो शांति से घृणा करने वाला है। उसने रूस में गृह युद्ध कराया। ये ओसामा बिन लादेन को खड़ा करने वाला अमेरिका है, रूस को ही तोड़ने में, जिसमें ओसामा बिन लादेन ने बखूबी काम किया और ये देशों को टुकड़ा कर दिया। बाद में जब उसको पता चला कि मैं मोहरा बनाया गया था, तो उसने अमेरिका को ध्वस्त करने की ठान ली थी और ध्वस्त कर भी किया। अमेरिका के सीने पर उतना बड़ा दाग आज तक किसी ने नहीं दिया था जितना ओसामा बिन लादेन ने दिया। वो उन्हीं के बताए हुए, उन्हीं के ट्रेंड किया हुआ शिष्य था वो। तो पुतिन साहब अपनी खोई हुई साख के बचाने के लिए और अपना दबदबा कायम रखने के लिए यूक्रेन को एक बात के लिए दबाव बनाया कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे, आप आजाद हो गए, आजाद रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप जरूर करेगा कि आप नेटो का सदस्य मत बनेगा, क्योंकि नेटो का सदस्य माने के बाद जो नेटो की आर्टिकल 5 है, वो इस बात की परमिशन देती है कि अगर नेटो सदस्य संख्या वाले किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वो समस्त नाटो देशों पर हमला माना जाएगा और समस्त नाटो देश की फौजें उस देश के विरुद्ध, उस देश के पक्ष में लड़ाई करेंगी जो नाटो के सदस्य। तो इस हिसाब से रूस के राष्ट्रपति नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए और इतनी बड़ी सैन्य शक्ति हमारे घर के बिल्कुल पड़ोस में आ जाए। मतलब रूस और यूक्रेन की सीमाएं लग रही हैं, तो रूस के बिल्कुल बॉर्डर पर नेटो की फौज ना आ जाए और नेटो के सदस्य बन जाने की वजह से अमेरिका का बेरोक टोक दखल हो जाएगा। यूक्रेन में सैन्य अड्डा बना सकता है, रिसर्च सेंटर बना सकता है, वहां पर अपना
बेस बना सकता है। चूंकि नेटो सदस्य होने के नाते रूस उसको कह भी नहीं सकता, कानूनन उसको लीगल वैलिडिटी मिल जाएगी। और रूस के बिल्कुल बॉर्डर पर उसके लोग होंगे तो रूस के लिए सुरक्षा थेफ्ट होगा। और कोई भी नागरिक संप्रभुत्व देश, भी रूस जैसा देश जिसके सुरक्षा के परिणाम को देखा गया है, देश का विभाजन हुआ, कई टुकड़ों में देश टूट गई, तो उसका होशियार होना, सतर्क रहना लाजमी है। तो वो सतर्क रहा और इन लोगों को बोला। लेकिन अगर इस तरह की किसी तरह की कोई कार्रवाई का रूस आपसे एडवाइस लिया था या आपको सलाह दिया था, तो आपको इस विषय पर विचार करना चाहिए था। आपने नहीं माना तो अंततः रूस को हमला करना पड़ा, क्योंकि रूस के सुरक्षा नजरिए से, सुरक्षा कारणों से उसको सुरक्षित रहने के वजह से बड़ा जरूरी था कि रूस के बिल्कुल बगल में अमेरिका की सीधी पहुंचना हो, और उसने ये किया। रूस के राष्ट्रपति अभी भी जितनी संयमित युद्ध कर रहे हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हालांकि हम जैसे आदमी को युद्ध का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ना ही मैं कर रहा हूं। मैं व्लादिमीर पुतिन के हमलावर होने और उनके हमला करने का कड़ी और बड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। रूस के राष्ट्रपति से प्रार्थना करता हूं कि वो तुरंत अपने फौज को वापस बुला ले। जितना नुकसान कर बैठे अब ज्यादा ना करे, क्योंकि मानव क्षति है, इरिपेरेबल लॉस है। जिसके घर का बच्चा गया, जिसका भाई का कलाई गया, वो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। आप क्षमा करें। लेकिन एक बात तो जरूर मैं कहूंगा कि रूस के पास जितनी लाव लश्कर और क्षमता है, उसके बनिस्पत वो बिल्कुल संयमित युद्ध कर रहे हैं। वो चाहते तो बम्बार्डमेंट कर करके पूरा खार्किव को बर्बाद कर देते हैं। जहां जहां जाते बमबारी करते जाते, एयर स्ट्राइक करते जाते, नीचे से थल सेना कब्जा करती जाती। 2 दिन लगना था। लेकिन उन्होंने किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल बहुत कम और सीमित किया है। बड़े हथियार मतलब रॉकेट लॉन्चर वहीं गिराए गए हैं, रॉकेट वहीं हमला हुआ है जहां से सैन्य हमला इधर से हुआ था। तो प्रतिकार में उस क्षमता हुआ, मतलब वो जो कोलेटरल डैमेजेज हो रही है उसका जिम्मेवार रूस कम, यूक्रेन ज्यादा है। अभी रूस का ये मंशा है कि यूक्रेन के सारे लोग रूस के विरुद्ध ना हो जाए, क्योंकि रूस और यूक्रेन एक ही देश रहे हैं और वो उसका यहाँ का जन समर्थन चाहिए कि अगर भविष्य में यूक्रेन वापस रूस में जाता है तो उसके लोग रूस में विद्रोह ना कर दे कि कल तक तुमने हमारा साजो सामान खत्म कर दिया, हमारा घर बार खत्म कर दिया, हमारा बम्बार्डमेंट कर दिया, हमको रख रहा है। तो रूस इस बात का प्रयास कर रहा है। रूस की आत्मसंयम काबिले तारीफ है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन कुल मिलाकर के जो अमेरिका का रोल है वो असहनीय है और चिंतनीय है। लेकिन दोषी अमेरिका कम है, यूक्रेन और रूस ज्यादा है। खासतौर से यूक्रेनियन राष्ट्रपति जो दूसरे के बहकावे में अपने से शक्तिशाली और कई गुना शक्तिशाली शादी युद्ध ठान दिए और अब पीछे नहीं आ रहे हैं। मानो इतिहास में युद्ध का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि युद्ध एक अपने आप में समस्या है। कहा जाता है कि एक समस्या के समाधान के लिए युद्ध करना पड़ा, तो एक बात जान लीजिए कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि युद्ध समाधान नहीं, खुद एक समस्या है। तो समस्या ही समस्या का समाधान कैसे करेगा, ये रूस को भी पता है, यूक्रेन को भी पता है, अमेरिका को तो खैर पता ही है। लेकिन जितनी जल्दी उनको इस बात की जानकारी हो जाए कि युद्ध से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, ये तो और प्रॉब्लम देने वाली चीज है, तो उतनी जल्दी युद्ध बंद होगा, दुनिया में अमन चैन कायम रहे, ऐसी उम्मीद, इसी मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।